दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम आर्ट्स अकेडमी में। और मैं हूं पंकज कुमार। और आज का जो क्लासेस है हम लोग इस क्लास पे बात करेंगे क्लास 12 का। और आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक पे बेसिकली जो पूरा डिस्कशन रहेगा वो है हड़प्पा सभ्यता की खोज, यानी कि किस तरह से हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया। तो इससे पहले हम लोगों ने जो चीजें देखी थी उसमें हड़प्पा सभ्यता में जो भी विभिन्न वस्तुएं पाई गई थी, जो भी छोटे छोटे वस्तु हों या बड़े बड़े वस्तु हों, जो भी भौतिक अवशेष पाए गए थे उनके आधार पर हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को देखा कि फलना जगह पे फलना कोई वस्तु पाया गया था, ये जगह पे वो वस्तु पाया गया था। तो भौतिक आधार पे हम लोगों ने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें थी। तो आज हम लोग देखेंगे कि जब उन भौतिक वस्तुओं को खोजा जा रहा था हड़प्पा सभ्यता में, तो उनको पहले खोजने में किस तरह का पूरा प्रयोग था, किस तरह की अवधारणाएं थी, किस तरह की सोच थी, वो साथ में ये देखना कि जब वो सारी भौतिक वस्तुएं मिल गई तो उन भौतिक वस्तुओं को एक जगह जोड़ना और जोड़ने के बाद एक नए मैं बोल सकता हूं एक सभ्यता की खोज करना। हम लोग इस टॉपिक पे पूरा डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो लोग चैनल पे नए हैं, जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि प्रीतम आर्ट्स अकेडमी को सब्सक्राइब कर लेनी है और बेल का आइकॉन भी क्या करना है, प्रेस कर देना है। तो आज देखेंगे कि जिस तरह से हड़प्पा सभ्यता में भौतिक अवशेषों को खोजा गया और खोजने के बाद एक सभ्यता का रूप दिया गया, तो इसके पीछे क्या एक कहानी थी, हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो समझिएगा मेरा बात कि जब पूरा हड़प्पा सभ्यता था, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का लुप्त हो जाना या हड़प्पा सभ्यता का अंत हो जाना, जैसे ही हड़प्पा सभ्यता अंत हो गया उसके बाद उसी हड़प्पा सभ्यता के अगल बगल में फिर से लोग बसना स्टार्ट किए। और जब वो बसना स्टार्ट किए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे भौतिक अवशेष हैं जो बीते हुए कल का याद दिलाता है, कुछ कुछ ऐसे जूते हुए खेत हैं, ऐसे कुछ साक्ष्य हैं जिनसे उनको ये पता चला कि हमारे पीछे में भी क्या थी, यहाँ पे कोई एक सभ्यता था या कुछ लोग यहाँ पे निवास करते थे। उनको ये पता चलना स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि लोग उस क्षेत्र में रहने लगे। लोग जुताई करते समय वो कुछ पुरातात्विक चीजें उनको मिल जाती थी, या वो घर के लिए जो दीवार खड़ा करने के लिए जो गड्ढा होता वो खोद रहे थे, उनके लिए मिल जा रहा था। तो तब लोगों ने सोचा कि यहाँ क्यों ना पहले से भी ज्यादा कोई सभ्यता थी जो हम लोग या तो उस सभ्यता को धीरे धीरे हम लोग भूल गए होंगे, या उस सभ्यता के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों को उस सभ्यता के बारे में पता था वो क्या हो गए, धीरे धीरे मर गए होंगे। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता का अंत होने का क्या क्या कारण है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या क्या कारण था, हम लोगों ने वो भी कुछ वहां पे देखा था। तो हम लोग बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के खोज के बारे में। तो एक इंसान है जिनका नाम था कनिंघम। क्या नाम था? कनिंघम। तो हम लोग बात करते हैं कनिंघम का। तो जब कनिंघम को यह पता चला कि हड़प्पा सभ्यता का जो पूरा क्षेत्र है वहां पे पहले से कुछ लोग या एक सभ्यता निवास करती थी, तो सबसे पहले कनिंघम ने क्या किया कि वहां खोजना स्टार्ट किया। और मैं आपको बता दूं कि कनिंघम पहला भारतीय पुरातत्वविद सर्वेक्षण का पहला डायरेक्टर था। और कनिंघम के ही शासनकाल में पहली बार पुरातात्विक सभ्यता को या पुरातात्विक पहलुओं को खोजने का प्रयास किया गया। और कनिंघम ही ऐसा इंसान था जो भारत का पहला पुरातात्विक सर्वेक्षण का डायरेक्टर बना था। और याद रहे कि जो कनिंघम है यह 19वीं शताब्दी के बीच में पुरातात्विक खुदाइयों का काम शुरू किया था। कहाँ? हड़प्पा सभ्यता में। और हड़प्पा सभ्यता के जो अगल बगल का क्षेत्र है उस क्षेत्र में। मैंने क्या बोला कि अगर पूछेगा कभी आपसे कि भारत का प्रथम, क्या पूछेगा, भारत का प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर कौन थे, तो आपको क्या बताना है? कनिंघम। और हड़प्पा सभ्यता की खोज या उस संस्कृति की खोज की शुरुआत कब से हुई थी, तो आपको क्या बताना है? 1900 शताब्दी से। ठीक है, 19वीं शताब्दी से बात करें। अब बात है कि आखिर ये जो कनिंघम है इसको क्या लगा, इसके मन में क्या ऐसी चीजें थी जिसके कारण उसने हड़प्पा सभ्यता को खोजा। तो देखो, बोला गया कि कोई भी चीज
की प्रेरणा या कुछ ऐसी चीज की प्रेरणा कहीं ना कहीं से मिलती है। जैसे बोलने का मतलब कि मैं आज YouTube का वीडियो बना रहा हूं तो मुझे कहीं ना कहीं किसी से प्रेरणा मिला है कि भाई YouTube से वीडियो बनाओगे तो उससे एक अच्छा आप अपना प्लेटफॉर्म रेडी कर सकते हो। आपने भी किसी से प्रेरणा जरूर लिया होगा, तब जाकर आज आप क्लास देख रहे हो, ठीक है। तो आखिर कोई एक सभ्यता होगा, उस सभ्यता को कैसा खोजा जाए, इसका जो प्रेरणा है, तो कनिंघम ने अपने खोज को सही दिशा देने के लिए या अपने आप को बताने के लिए कि भाई एक सभ्यता होगा, सभ्यता में ये सारी चीजें होंगी, उनको कैसे पता चला, तो उनके लिए वो लिखे हुए जितने भी अभिलेख है या लिखे हुए जितने भी स्रोत, जितने भी किताब पुस्तक उस जमाने में मौजूद थे, उनका वो इस्तेमाल किया करता था, जिससे उनको लगता था कि नहीं भाई यहाँ पे एक सभ्यता हुई होगी। तो उसके लिए कनिंघम ने अपनी खोज को सही दिशा देने के लिए क्या करता था, जितने भी लिखे हुए स्रोत उनको मिले, जितने भी लिखे हुए स्रोत, जितने भी साहित्य, जितने भी अभिलेख उनको मिला, उसका वो इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते थे। उनका मानना था कि कहीं ना कहीं अगर सभ्यता हुई होगी तो कोई ना कोई उसके बारे में जरूर लिखा होगा। बात क्लियर है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि कनिंघम ने जितना भी लिखित स्रोत का प्रयोग किया, कनिंघम ने जितने भी लिखित स्रोत का प्रयोग किया हड़प्पा सभ्यता को या सभ्यता को पहचानने के लिए, तो उसने आरंभिक इतिहास को पकड़ा। किसको पकड़ा? आरंभिक इतिहास को पकड़ा, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व की जितनी भी किताबें थी, जितनी भी साहित्य थी, उनको पकड़ा और उनको पकड़ के पढ़ा, समझा और उसी हिसाब से उसने क्या किया, हड़प्पा सभ्यता को खोजने का काम किया। अब यही जो विकल्प था कि उसने अपने मन में एक चीज बैठा दिया था कि हड़प्पा सभ्यता का शुरुआती दौर कितना में होगा, तो 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में होगा। यही बात सबसे बड़ा गलती किया था किसने? तो कनिंघम ने। और इसी के चलते कनिंघम की जो पूरी खोज है हड़प्पा सभ्यता में, वो कहीं ना कहीं विफल हो गया। तो बात रहा कि आरंभिक इतिहास जो था 6ठी ईसा पूर्व से 4था ईसा पूर्व का जो पूरी घटना है, उसको किसने पकड़ा? कनिंघम ने पकड़ा। और उसी के हिसाब से जितने भी बस्तियां मिली हड़प्पा सभ्यता के खुदाई के दौरान, जितने भी आरंभिक बस्तियां मिला, तो उनका वो पहचान करने का कोशिश किया। और उसने सबसे पहले क्या किया कि जितने भी 4थी और 7वीं शताब्दी में जो भी चीनी लोग आए थे या जो भी बौद्ध लोग आए थे घूमने के लिए, तीर्थयात्री या व्यापार करने के लिए, तो उनके द्वारा जितना भी छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया गया था। जो भी उन्होंने लिखा था हड़प्पा क्षेत्र के बारे में या अपने आने वाले समय में उन्होंने जो भी वृत्तांत लिखे थे, उनका वो प्रयोग किया। किस लिए? आरंभिक बस्तियों को पहचानने के लिए। और सबसे बड़ी गलती यहीं पे उसकी हुई थी कि उसने अपना इतिहास को या हड़प्पा सभ्यता के इतिहास को 6ठी से लेकर 4थी शताब्दी में उसने आक के रख दिया और अपने मन में बैठा लिया कि हड़प्पा सभ्यता की जो भी चीजें हैं या जो भी घटनाएं घटी हैं, वो 6ठी से चौथी ईसा पूर्व की घटना है। और चूंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो हड़प्पा घटना था, तो इसीलिए इन्होंने सबसे बड़ा गलती किया अपने खोज में, और इसके लिए इनकी खोज क्या रही? असफल रही। लेकिन बात करते हैं कि कनिंघम जब भी अपना सर्वेक्षण करता था, तो उस सर्वेक्षण से वो क्या प्राप्त करता था? जितने भी अभिलेख उसको मिलते थे उसका वो संग्रह करता था। जितने भी प्रलेखन या जितने भी अनुवाद उनको मिला, सबको उसने क्या किया? एक जगह इकट्ठा करने का काम किया। और यही से सबसे पहले जितने भी पुरातत्वविद हैं उनको लगा कि जो भी अभिलेख को संग्रह करना चाहिए या जो भी प्रलेखन की वस्तुएं हैं, जैसे मोहरे हो गए, ईंट हो गए, मनके हो गए, तो उनको भी क्या करना चाहिए? इकट्ठा करना चाहिए। ये जो सोच है वो कनिंघम के सर्वेक्षण से ही लोगों को मिला। और एक बात की, कनिंघम ने हर भरसक प्रयास किया और उस प्रयास में उन्होंने ऐसे वस्तुओं को खोजा जो संस्कृति से महत्व की थी, यानी कि उनको केवल इस बात का रुचि था कनिंघम को कि मैं उसी वस्तुओं को प्रायिकता दूंगा अपने खोज में जो सांस्कृतिक महत्व के होंगे और बाकी वस्तुओं को मैं महत्व नहीं दूंगा। और यही जो दो कारण है जो कनिंघम ने सबसे बड़ी गलती की। पहला गलती क्या किया? कनिंघम की जो हड़प्पा सभ्यता की खोज में जो सबसे बड़ी विफलताएं थी,
वो क्या क्या था? पहला था कि उसने चीनी तथा बौद्ध तीर्थ यात्रियों के कार्यकाल को पकड़ा और उसी को पकड़ के हड़प्पा सभ्यता को खोजने का ट्राई किया। लेकिन जो चीनी या बौद्ध तीर्थ यात्री जिस शताब्दी में आए थे, 6ठी से 4थी शताब्दी में जब हुए थे, उस समय के काल से हड़प्पा सभ्यता के काल का कोई भागीदारी नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है। यानी कि ये सबसे बड़ी गलती हुई कि उन्होंने 4थी से 6ठी शताब्दी को पकड़ के रखा हड़प्पा सभ्यता के काल को, और वो काल उस समय की नहीं थी कनिंघम का। ठीक है, तो सबसे बड़ा गलती कनिंघम ने ये किया। दूसरा क्या किया कि उसके पास समझ का अभाव था, कनिंघम के पास सोचने समझने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, और इसी के कारण जितने भी समझ का अभाव होने के कारण जो भी वस्तुएं मिली उनको उसने ये नहीं पता कर पाया कि आखिर वो वस्तु कितनी पुरानी थी, उसको इस बात का कभी नॉलेज ही नहीं हुआ, और उसी के कारण इसकी और एक विफलता सामने आई। साथ में इसी घटनाक्रम में क्या होता है कि अंग्रेज क्या करते हैं, कनिंघम को एक हड़प्पा सभ्यता का मोहर कहीं से उसको मिलता है और वो कनिंघम को दे देता है। तो कनिंघम इतना बुड़बक था कि उसने ये तक पता नहीं कर पाया कि आखिर ये जो मेरे पास सिक्का है वो कितना साल पुराना होगा, उसको पता ही नहीं था। तो जब उसको ये पता नहीं लगा कि हड़प्पा सभ्यता का मोहर कितना पुराना है, तो उसके पास इस बात की विफलता रही कि उसने अभी तक इस बात की खबर नहीं ले पाया कि सभ्यता कब से स्टार्ट हुई थी। क्या कि सभ्यता कब से स्टार्ट हुई थी। अगर मैं तीसरा विफलता का बात करूं तो विफलता क्या था कि कनिंघम तथा उसके साथ जो भी इतिहासकार काम कर रहा था हड़प्पा सभ्यता की खोज के लिए, तो उनका मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का या भारतीय इतिहास की जो आरंभिक घटना है वो गंगा घाटी में स्टार्ट हुआ है। उनका क्या मानना है कि जो भारत का, अगर मैं इतिहास का बात करूं तो भारतीय इतिहास कब से स्टार्ट हुआ है, तो गंगा नदी के किनारे से स्टार्ट हुआ है और कहीं भी हड़प्पा सभ्यता का खोज नहीं हुआ है। तो उनके मन में ये जो गलतियां थी, ये जो भावनाएं थी, पहला भावना क्या कि हड़प्पा सभ्यता कब की होगी, तो वो 4थी या 6ठी शताब्दी की होगी, पहला उनके पास भूल था। दूसरा बात, उनके पास नॉलेज नहीं था कि आखिर मैं कैसे पता करूंगा कि कोई वस्तु कितना पुराना है। तीसरा, उनके पास सबसे बड़ा खराबी क्या था कि उनके मन में एक वहम था कि जो भी संस्कृति स्टार्ट हुई है भारत में वो गंगा नदी के किनारे हुई है, और जो हड़प्पा सभ्यता वो कहां से स्टार्ट हुई है, आपको पता है सिंधु नदी से स्टार्ट हुई है। तो ये जो सबसे बड़ी गलतियां थी जिनके कारण जो कनिंघम ने खोज तो किया, स्टार्ट तो किया हड़प्पा सभ्यता को खोजने का, लेकिन वो पूरी तरह से विफल हो गया कि आखिर हड़प्पा नामक जगह पे ये जो सारे अवशेषें मिल रही हैं, ये अवशेष कितनी पुरानी है, वहां पे कौन राजा रहा होगा, क्या सामाजिक भिन्नताएं रही होगी। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था किसके पास, कनिंघम के पास। और रीजन क्या था, मैंने ये बताया। ये रीजन अक्सर आपसे पूछा जाता है कि क्या कारण था जिसके कारण कनिंघम ने ये नहीं पता कर पाया कि हड़प्पा सभ्यता वास्तव में कितनी पुरानी थी, उस काल में क्या क्या घटनाएं घटी। तो मैंने ये सारा कुछ आपको बताया। पहला कि उसने चीनी यात्री और बौद्ध यात्रियों को पकड़ के रखा कि उसी के शासनकाल से कुछ हमको मिल सकता है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता जो था वो चीनी यात्री और बौद्ध यात्री से किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखता था, इसी कारण उसको कुछ पता नहीं चला। दूसरा, उनके पास तकनीकी का बोल लो या समझ का अभाव था, तो उससे उनको कभी ये नहीं पता चला कि वस्तुएं कितनी पुरानी है। साथ में उनके मन में एक बात बैठ गया था कि अगर मैं इस सभ्यता का बात करूं या हड़प्पा सभ्यता का बात करूं तो उनकी शुरुआत गंगा नदी के अगल बगल से ही हुआ है। ये इनकी भूल थी। ये तीन जो घटनाएं थी जिनके कारण से कभी भी कनिंघम को यह नहीं पता लगा कि हड़प्पा सभ्यता वास्तव में क्या था और इसकी शुरुआती घटना कैसी कैसी थी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि कनिंघम के बाद क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो सनकी टाइप के होते हैं, जिनको हार नहीं मानने की मन में प्रवृत्ति होती है, और उसी के कारण एक नवीन प्राचीन सभ्यता का उदय हुआ। और उसी के कारण से लोगों के मन में बैठा कि नहीं, कनिंघम ने बोला कि यहाँ पे किसी तरह का कोई सभ्यता नहीं है, लेकिन दो ऐसे लोग थे भारतीय पुरातत्वविद थे, एक आपका नाम याद रखना दयाराम साहनी और दूसरा का नाम था रखालदास बनर्जी। उनके प्रयासों के कारण लोगों को पता चला कि वाकई में भारत में भी एक सभ्यता था और उस सभ्यता का लोग कड़ाई से पालन करते थे, या उस सभ्यता में लोग काम करते थे, या उस सभ्यता में लोग कैसे जिंदगी जीते थे। ये कब पता चला, जब रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने पुरातत्व की खोज करना स्टार्ट करा। तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे।
तो एक बात तो यहाँ तो एक बात क्लियर था कि जो भी कनिंघम की समझ थी और जो भी कनिंघम की अवधारणाएं थी, उससे जो हड़प्पा सभ्यता को समझने में या संस्कृति को समझने में जो भूल हुई वो बहुत ज्यादा दुखदायक था या बहुत ज्यादा कष्ट था कि आपके क्षेत्र में एक सभ्यता है, एक संस्कृति है, लेकिन आपको उस सभ्यता उस संस्कृति के बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन जैसे ही 20वीं शताब्दी का मैं बात करूं, 20वीं शताब्दी में जैसे ही 20वीं शताब्दी की शुरुआत काल में जैसे ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था दयाराम साहनी, उसने क्या किया कि हड़प्पा सभ्यता में से एक मोहर उसको मिला खुदाई करने के दौरान, और उसने ये पता लगा लिया कि वो जो मोहर है वो कितना पुराना है। उसने क्या पता लगाया कि हड़प्पा सभ्यता से जो मोहर मिला है वो मोहर कितना पुराना है, ये पता लगा लिया किसने? दयाराम साहनी ने। और उसी समय नहीं बोला गया है कि बेसहारा का सहारा कोई ना कोई होता है। तो जब दयाराम साहनी लगा हुआ था कि ये जो हड़प्पा सभ्यता से जो मोहर मिला है वो कितना पुराना है, वो कितना ऐतिहासिक है, तो वो जो पाया गया, जो मोहरें पाई गई, उससे उनको ये पता चला कि जो भी मेरे को मोहर मिला है वो ऐतिहासिक स्तर पर बहुत अधिक क्या है, पुराना है। उसको क्या मिला कि हम लोग 6ठी 7वीं शताब्दी का बात कर रहे थे, लेकिन ये जो इतिहास है वो उससे भी पुराना है। ये किसको पता चल गया? दयाराम साहनी को। ऐसे आपके बुक में वो डेट पता नहीं है कि वो कितना पुराना था, वो उल्लेख नहीं किया गया है। तो दयाराम साहनी को पता चला। अब उसी समय और एक व्यक्ति था जिसका नाम था रखालदास बनर्जी। क्या नाम था? रखालदास बनर्जी। उसने क्या किया कि हड़प्पा सभ्यता के समीप, हड़प्पा सभ्यता के काल का जो मोहर का जो एक डेट था, मान लो कोई एक फिक्सेबल डेट होगा ना कि हड़प्पा सभ्यता में जो मोहर पाया गया उस मोहर को बनने में कुछ साल लगा था, कुछ तो साल था। लेकिन अब उसी समय रखालदास बनर्जी क्या करता है, उसको भी एक मोहर मिलता है, और वो जो मोहर मिलता है वो उस मोहर को कहां पाता है? तो मोहनजोदाड़ो में। पहला जो था दयाराम साहनी, उसको मोहर कहां पे मिला? हड़प्पा स्थल पे मिला। और रखालदास बनर्जी को दूसरी मोहर मिल जाती है, और वो कहां मिलता है? मोहनजोदाड़ो में मिलता है। कहां मिलता है? मोहनजोदाड़ो में मिलता है। तो अब ये दोनों के मन में एक बात आई कि जो जितनी पुरानी दयाराम साहनी की जो हड़प्पा स्थल की मोहर थी, उतनी ही पुरानी कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। उतनी ही पुरानी क्या मिल गया? उनको मोहरें मिल गया। तो उनके मन में एक बात आई कि आखिर ऐसा क्यों कि जितना पुराना हड़प्पा सभ्यता में मोहर है उतना ही पुराना मोहनजोदाड़ो में मेरे को क्या मिल गया? मोहर मिल गया। तो अब उनके मन में एक बात शंका आई कि हो सकता है ना कि जितना पुराना हड़प्पा सभ्यता है उतना ही पुराना क्या होगा? मोहनजोदाड़ो होगा। दोनों की सांस्कृतिक सभ्यताएं बात करो या दोनों की जो काल का मैं बात करूं, वो क्या होगा? एक होगा। तो उनसे अब उनको यह पता चला कि ऐसा केवल स्थिति हड़प्पा सभ्यता में नहीं है कि केवल हड़प्पा ही इलाके पे आपको क्या मिला? मोहनजोदाड़ो मिला। यानी कि जैसे ही उनको इन दो जगहों पे, एक तो हड़प्पा स्थल पे और दूसरे मोहनजोदाड़ो पे जब उनको मोहरें मिला, तो उनके माइंड पे अब काम करने का स्टार्ट हुआ कि ये जो मोहरे हैं या ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो कोई एक जगह पे नहीं होगा, वो अलग अलग जगह पे हो सकता है। उनकी जो सीमाएं होंगी वो और बहुत ज्यादा अधिक हो सकती है। तो इसी काम को आगे ले जाने के बारे में अगर मैं बात करूं कि जैसे ये दोनों मोहरें मिली तो उनसे यह अंदाजा लगाया गया कि यहां पे दो प्राचीन स्थल है जो एक ही संस्कृति से क्या करते होंगे? बिलोंग करते होंगे। वो एक ही संस्कृति के वो होंगे। जब उनको कब पता चला? दयाराम साहनी का मोहर और रखालदास बनर्जी का जब मोहर मिला तो उनको यह पता चला कि हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो क्या था? दो अलग अलग स्थल है, लेकिन उनकी जो कालांतर है, उनके जो बीच में जो समय है दोनों काल का, वो क्या है? एक ही टाइम पीरियड का है और एक ही मोहर दोनों जगह में एक समान मिला, जिस कारण उनको यह पता चला कि दोनों की संस्कृति क्या है? एक जैसी है। अब उसी समय इनके पास और एक अच्छा क्या हो जाता है कि कनिंघम के जाने के बाद 1924 में, ये डेट याद रखिएगा, 1924 में एक और मैं बोलूं और ज्यादा अच्छा इंसान या और ज्यादा दिमाग वाला इंसान आ जाता है जिसका नाम है जनरल जॉन मार्शल। क्या नाम है? जनरल जॉन मार्शल। वो आ जाता है और ये कनिंघम के बाद वो
दूसरे नंबर के या मैं बोल सकता हूं अगले क्या बन जाते हैं, पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर बनते हैं। और ये अपने साथ क्या होते हैं, और ये अपने साथ साथ कुछ ज्यादा नॉलेज लेके आते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या क्या था, इन्होंने और एक सभ्यता था यूनान सभ्यता, और क्रीट का जो सभ्यता था उसको खोज निकाला था, और उस खोज के दौरान ये भी वहां पे थे और इनको ये पता चला, क्योंकि देखो कनिंघम पहला आया था, उसको ज्यादा नॉलेज नहीं था कि सभ्यता का खोज कैसे किया जाए, क्या करना चाहिए, लेकिन इसने किताब का सहारा लिया। अब जो जॉन मार्शल आया, जो नेक्स्ट पुरातात्विक सर्वेक्षण का डायरेक्टर बन के आया, उसके पास नॉलेज तो था ही, साथ में उसके पास अनुभव भी था कि किस तरह से हम लोग सभ्यता को खोजेंगे। क्यों? क्योंकि जो यूनान की जो सभ्यता थी और जो क्रीट का जो सभ्यता था उसको खोजने में, और उस खोज के दौरान वो भी क्या थे, सक्रिय रूप से भाग लिए थे। कौन? जॉन मार्शल। तो इनके पास ज्ञान तो था ही, साथ में उनके पास क्या था, अनुभव भी था कि कैसे सभ्यता को हम लोग खोज सकते हैं। तो जैसे ही जॉन मार्शल को वो 2 सिक्के दिए गए मोहनजोदाड़ो का और साथ साथ में हड़प्पा सभ्यता का, तो उसने बोला, उसने एक किताब था, उस किताब पे इंटरव्यू दिया, और उस किताब का क्या नाम था, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। क्या था? द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। और अपना इंटरव्यू किसको देता है, तो S.N. राव को। किसको देता है? S.N. राव को। और उस इंटरव्यू में उसने कहा कि हड़प्पा सभ्यता में या भारत में भी क्या है, एक कहीं ना कहीं एक पुरानी सभ्यता है जो धीरे धीरे क्या हो गई, लुप्त हो गई। ये किसने बोला? तो जॉन मार्शल ने इंटरव्यू दिया किसको? S.N. राव को। कब? जब S.N. राव ने किताब लिखी द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। बात क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने अपनी खोज के फलस्वरूप इन्होंने अपना, जब बात को समझिएगा कि जब दयाराम साहनी और रखादास बनर्जी का जब मोहर मिला, किसको? जॉन मार्शल को सौंपा गया कि सर लीजिए, तो उन्होंने अपने खोज के फलस्वरूप क्या पाता है कि यहां पे भी एक नया सभ्यता था पहले, और वो जो सभ्यता है वो कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया, कहां का? मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन था। तो अब इनके माइंड पे एक काम आ गया, और वो क्या माइंड पे आया कि अब उनको तो एक डेट पता चला ना कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो पूरा हिस्ट्री है वो कब से स्टार्ट हुई है। तो उन्होंने पाया कि हड़प्पा सभ्यता की जो हिस्ट्री है वो मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन था, यानी कि कहीं ना कहीं जो सारी घटनाएं मेसोपोटामिया में हुई होगी, कुछ ना कुछ घटनाएं जो है वो कहां पे हुई होगी, तो वो हड़प्पा सभ्यता में हुई होगी। अब देखिएगा कि अब यहां पे ये सबसे बड़ी बात थी कि उनको अब डेट पता चल गया कि हड़प्पा सभ्यता कब से स्टार्ट हुई है। तो उन्होंने माना कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया के संस्कृति के आसपास की होगी। अब सबसे बड़ी जो अच्छी बात क्या थी, इसके मैं बोल सकता हूं कि जॉन मार्शल के खोज में, कि इनके खोज में सबसे बड़ी इन्होंने जो रुचि दिखाई खोज में, कि उन्होंने रोजमर्रा की जीवन पद्धति के बारे में जानकारी करने की कोशिश की, ना कि सांस्कृतिक विषयों के बारे में। क्या हम लोग क्या देखा था कि जो कनिंघम था वो सांस्कृतिक विषय के बारे में जानकारी लेने का ज्यादा वो रुचि रखता था, लेकिन जैसे ही ये आते हैं जॉन मार्शल आते हैं, ये अपने खोज में सारे चीजों को रुचि देते हैं, तो वो सबसे ज्यादा रोजमर्रा के जीवन में जो भी पद्धति का उपयोग होता था या जो भी सारी चीजों का उपयोग होता था उन पे वो ज्यादा जोर देते हैं। कौन? जॉन मार्शल। ठीक है, बात क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं कि जॉन मार्शल का तो सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन जॉन मार्शल ज्यादा फेमस नहीं हो पाया या ज्यादा उसने कुछ खोज नहीं कर पाया हड़प्पा सभ्यता में। उसका कुछ रीजन था, और वो रीजन क्या था कि पहला उसका विफलता का कारण क्या होगा कि जब भी वो पूरा स्थल को खोदा या खोजना जब स्टार्ट किया, तो जितनी भी छोटी छोटी वस्तुएं मिलती थी या जो भी विन्यास के वस्तुएं मिलती थी उसको वो नहीं नजरअंदाज करता था, और खाली वो उन चीजों पे फोकस करता था जो डेली बेसिकली काम आने वाली चीजें हैं, उनको वो देख के चलता था, और ऐसी वस्तुओं को छोड़ देता था जो डेली यूज नहीं करने लायक वस्तु होंगे उनको वो छोड़ देता था। पहला। दूसरा क्या हुआ कि वो संपूर्ण टीले में एक परिणाम वाले क्षैतिज इकाइयों के साथ खुदाई किया, कि उसने क्या किया कि मान लो कि ये मेरा टीला है, इतना बड़ा मेरा टीला है, तो उसने अंदाजा लगाया कि इतना स्तर से हड़प्पा सभ्यता की वस्तुएं मिलेगी, तो सीधा यहीं से काटना स्टार्ट किया। वो परत बाय परत नहीं, स्तर बाय स्तर जो चीजें होती थी वो छूट जाती थी।
तो यही जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसका मैं बात करूं तो जनरल मार्स के खोज में यह सबसे बड़ा उसका एक प्रॉब्लम था, जिसके कारण वो सही से नहीं खोज पाया कि क्या क्या चीजें बाकी रह गई। अब मार्स के बाद मैं बात करूं तो मार्स के बाद ये डेट आप लोग याद रखिएगा 1944 का, क्योंकि मार्च 1924 में आता है और 24 के बाद 44 में एक नए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए जनरल डायरेक्टर बन के आते हैं R.E.M. व्हीलर। क्या नाम है? R.E.M. व्हीलर। कितना में? 1994 में। तो ये जो व्हीलर आते हैं ये अपने साथ नए नए तकनीकों को लेके आते हैं और ये अपने अंदर उन सारे कमियों को दूर करते हैं जो कमियां कनिंघम के काल में थी या जो कमियां किसके काल में थी तो जनरल मार्स के काल में थी। तो उन सारी चीजों को ये क्या करते हैं? दूर करते हैं। और उसी के बदौलत ये क्या करते हैं कि इन्होंने गलती क्या करी कि ये लिखित चीजों पे ज्यादा फोकस करके वो काम को आगे लेके गए और ये विफलता मिली किसको? कनिंघम को। अब हम लोग बात करते हैं जॉन मार्स को, तो इन्होंने रोजमर्रा की चीजों पे फोकस करा और जब चीजें मिल रही थी तो उनके साथ जो छोटी छोटी वस्तुएं मिल गई, जो विन्यास की वस्तुएं मिल गई, उनको क्या क्या इन्होंने अनदेखा किया। और साथ साथ में इन्होंने जो टीले को जब खोदना स्टार्ट किया तो ये एक लिमिटेड एरिया मान के वहां को खोदे और स्तर पे स्तर इन्होंने छोड़ा, जो मार्स की सबसे बड़ी विफलता थी। लेकिन जैसे ही व्हीलर आते हैं 1944 में पुरातत्व सर्वेक्षण के नए डायरेक्टर के रूप में, तो ये सबसे पहले क्या करते हैं कि जो मार्स ने जो गलती करी थी, क्या गलती करी थी कि क्षैतिज इकाइयों के आधार पर उत्खनन नहीं किया था, उसके स्तर पर उन्होंने क्या किया कि टीले को स्तर स्तर पे बांट के, यानी कि मान लो कि ये टीला है तो यहां तक एक स्तर मान लिया, दूसरे को यहां स्तर मान लिया, तीसरे को यहां स्तर मान लिया। तो हर स्तर को खोदा गया और हर स्तर को खोदने के बाद जितनी भी वस्तुएं पाई गई उनका क्या क्या विन्यास किया। तो जैसे ही R.E.M. व्हीलर आते हैं तो इनको और भी नई नई चीजों के बारे में पता चलता है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। और साथ साथ में व्हीलर के ही शासनकाल में और एक सबसे बड़ी अच्छी जो घटना होती है मेरे अनुसार कि जब मार्शल आता है तो वो रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी के मदद से उनको ये मिलता है कि जो पूरी जो हड़प्पा सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता वो कहीं एक जगह पे नहीं है, ये बाकी आस पड़ोस के इलाकों में भी ये फैला हुआ है। तो सबसे पहले ये जो व्हीलर आते हैं तो ये क्या करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता ऐसे मेनली भारत में है, भारत के बाद कुछ जो होता है वो पाकिस्तान के इलाके में हो जाता है। तो बाकी के इलाकों को छोड़कर ये जो भारत के इलाके में जितने भी हड़प्पा सभ्यता के स्थल आते हैं उनकी वो अच्छे तरह से खुदाई करते हैं, जो भी कुछ चीजें मिलती हैं उनको वो इकट्ठा करते हैं और उनके बारे में पता करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं और उनको लिखने का काम करते हैं। और साथ में ये जो भारतीय पुरातत्व विद्वानों ने क्या किया कि भारत के पूरा स्थलों को चिन्हित करने का काम किया यही व्हीलर के काल में, कि जैसा है कि लोथल में क्या मिला, कालीबंग में क्या मिला, हड़प्पा के अगल बगल में और क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, तो उन सब का भी काम करने का काम किसके शासनकाल में हुआ? तो व्हीलर के काल में हुआ। साथ में जैसे ये चिन्हित करने का प्रयास किया गया तो सबसे पहले इन्होंने कच्छ के पहले उन्होंने गुजरात का जो कच्छ वाला जगह है वहां पे सर्वेक्षण किया, तो वहां पे उनको नई बस्तियां मिला और नई बस्तियों को फिर ढूंढना स्टार्ट किया उसमें क्या क्या चीजें हैं। फिर आगे बढ़ते गए और पंजाब, हरियाणा, कालीबंग, लोथल है ना, राखीगढ़ी है ना तथा धोलावीरा को भी लोगों ने चिन्हित किया। किसके शासनकाल में? किसके शासन में? तो व्हीलर जब डायरेक्टर बन के आया था 1944 में, उसके बाद में। अब जैसे ही व्हीलर ने नए तकनीकों को लाया और नए नए स्थानों को जोड़ना शुरू किया तो उससे जो पूरा संस्कृति है वो देखने को मिला कि कहां कहां ये संस्कृति फैली हुई है। तो उसी आधार पे 1980 का ये डेट याद रखिएगा और 1980 के बाद में ये जो संस्कृति है, ये हड़प्पा संस्कृति जो है वो पूरी संस्कृति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब लोगों ने क्या किया कि इस संस्कृति पे दिलचस्पी दिखाने स्टार्ट की और खोजना स्टार्ट किया। और इसी तरह 1880 के बाद ही हड़प्पा सभ्यता का जो मैं बोल सकता हूं कि एक सीमा था, उस सीमा का विकास हुआ और बहुत सारे लोगों ने दिलचस्पी दिखाई किसको? हड़प्पा सभ्यता को खोजने का। और 80 के दशक के बाद ही भारत के अलावा और जो जैसे जगह दिखी गई, जैसे आप पाकिस्तान का इलाका ले लो, ठीक है, तो उन सारे इलाकों में भी क्या मिला? हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले।
कब 80 के बाद, जब 1944 में व्हीलर आया। तो हम लोगों ने ये जो पूरी टॉपिक है, इस टॉपिक पे देखा कि हड़प्पा सभ्यता को खोजने में क्या क्या कठिनाई थी, क्या क्या सफलताएं थी, व्हीलर ने क्या क्या गलती किया, मार्शल ने क्या क्या गलती किया, उसके बाद अंततः कौन आते हैं, REM व्हीलर आते हैं और वो पूरी नए तकनीक के साथ जो भी कमियां थी कनिंघम का या जो भी कमियां थी मार्शल का, तो उनको दूर करते और खोजने का प्रयास करते हैं। तो मेनली क्वेश्चन कनिंघम पे आता है कि कनिंघम की सोचने की क्षमता क्या थी, उन्होंने किस तरह से हड़प्पा सभ्यता को नहीं खोज पाए। मार्शल पे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो जो भी चीजें बन सकती थी हड़प्पा सभ्यता को खोजने में या उनमें जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी चीजें थी जो दूर हो सकता था, मैंने सारा कुछ इस टॉपिक पे लिया है। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा। और अंततः मैं एक चीज बोलूंगा कि जो लोग चैनल में नए हैं, सबसे पहले प्रीतम आर्ट्स अकादमी को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन जो आता है उसको भी टच करना है। और एक बात कि वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा मटेरियल जुगाड़ करनी होती है और बहुत सारे प्रॉब्लम को भी सामना करना पड़ता है। अभी गर्मी का मौसम है तो थोड़ा बहुत ज्यादा गर्मी भी है। और साथ में मैं हर बार बोलता हूं कि कोरोना काल में डिस्टेंस मेंटेनिटी रखें और घर से बाहर ना निकले, बार बार हाथ धोते रहे, नाक मुंह को कम छुए और हो सके तो घर में भी मास्क का प्रयोग करें, ठीक है, ताकि आपका जीवन क्या रहे, अच्छा रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।